क्लास 4 की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, सेहत और सफाई। तलफ़ुज़ सीखें। पहला लफ्ज़ है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट के मायने है घास फूस या ख़राब चीज़ें। लोटपोट। लोटपोट के मायने है बेकरार या तड़पना। संभल, गिरने से बच जाना, थम जाना। खुर्दबीन, वो आला जो छोटी चीज़ों को भी बड़ा दिखाता है। अफजाइश, ज़्यादती यानी ज़्यादा होना, बढ़ जाना। स्कूल से आते ही फ़हद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लोटपोट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थीं। इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फ़हद को चारपाई पर सीधा लिटाया, इसके घुटने उठाए, हाथ से इसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर इसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खाकर आए हैं? फ़हद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फ़हद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है। हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। फ़हद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फ़हद की तबीयत संभल गई थी। वो उठकर बैठ गया। इसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। ठहरें और बताएं, मामू ने फ़हद से क्या पूछा? मामू ने फ़हद से पूछा, क्या खाकर आए हैं? कूड़ा करकट बिखरा हो तो क्या होता है? कूड़ा करकट बिखरा हो तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारी जिल्द पर बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिश हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम न जाएं और मसाम खुले रहें। ठहरें और बताएं, नहाना क्यों ज़रूरी है? जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम न जाएं और मसाम खुले रहें। रुबीना ने कहा, मामू जान, मेरी उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान ने कहा, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बात की। जिस्म की सफाई के साथ अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जब तक हम अपने जिस्म के साथ अपने घर, मोहल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना मुमकिन नहीं।
फाहद ने कहा, मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन गली, मोहल्ले और बस्ती की सफाई तो मुश्किल काम है। मामू जान ने कहा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। गली, मोहल्ले और बस्ती की सफाई के लिए एक तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं, इस तरह वो आकर कूड़ा उठा लेते हैं और खड़े पानी में मच्छर मार स्प्रे भी कर देते हैं। दूसरी बात ये कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके खुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान ने कहा, मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। अपने जिस्म की सफाई के साथ अपने घर, गली, मोहल्ले की सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। हमने सीखा, सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए और अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए। हमें अपने मोहल्ले और बस्ती की सफाई का एहतमाम भी करना चाहिए। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। खुर्दबीन, एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। अफजाइश, बढ़ना, ज़्यादा होना। मुआयना, आँखों से देखना, डॉक्टर का मरीज़ को देखना। मसाम, मसाम के मायने हैं बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है। दारोमदार, इन्हिसार, जरासीम, नन्हे नन्हे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। फाजिल मादे, फालतू मादे। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, खाने पीने की चीज़ों पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं? गर्दो गुबार, जरासीम, बदबू या कीड़े मकोड़े? जरासीम। नंबर 2, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से, मिट्टी से, हवा से या पानी से? गंदगी से। नंबर 3, मलेरिया बुखार होता है मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, गर्मी से या सर्दी से? मच्छर के काटने से। नंबर 4, मसाम नज़र आते हैं खुर्दबीन से, दूरबीन से, ऐनक से या खुली आंख से? खुर्दबीन से। दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, जिस्म में जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं? जवाब है, गंदगी से तरह तरह के कीड़े, मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ जब गंदगी पर बैठने के बाद खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, जरासीम से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है? जवाब है, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाकर, अपने जिस्म, घर और मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखकर हम जरासीम से बच सकते हैं। सवाल नंबर 3, मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम है? जवाब है, हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत सारे गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। सवाल नंबर 4, जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? जवाब है, जिल्द की सफाई ना रखने से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाजल मादे मसामात को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म पर दाने निकल आते हैं। सवाल नंबर 5, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? 3 बातें लिखें। जवाब है, घर और मोहल्ले की सफाई के लिए ज़रूरी है कि हम कूड़ा कूड़ेदान में डालें। मोहल्ले या बस्ती की सफाई के लिए बल्दिया वालों को शिकायत करें। गली में गंदा पानी खड़ा ना होने दें। मोहल्ले में मच्छर मार स्प्रे करवाएं। पड़ोसियों को इकट्ठा करके सफाई की मुहिम चलाकर गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखा जा सकता है। बोलकर दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदेही करें। वक्त दुरुस्त तलफ़ुज़ है, वक़्त गलत तलफ़ुज़ है। सिर्फ दुरुस्त है, सिर्फ गलत तलफ़ुज़ है। गलती दुरुस्त है, गलती गलत है। सब्र
درست ہے، صبر غلط تلفظ ہے، عصر درست تلفظ ہے، اثر غلط تلفظ ہے۔ لفظوں کا کھیل، کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً تیسرا بچہ، پانچواں کمرہ اور نواں دن وغیرہ۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح کی ترتیب کو ہم عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں۔ ڈیش کبوتر کا رنگ بھورا ہے، تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے۔ ڈیش پھول سرخ ہے، ساتواں پھول سرخ ہے۔ ڈیش ڈبہ کھلا ہوا ہے، 12واں ڈبہ کھلا ہوا ہے۔ ڈیش غبارہ اونچا ہے، 19واں غبارہ اونچا ہے۔ قواعد سیکھیں۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ سے پہلے نہ لگا کر نہ سمجھ بنانا، ٹھیک ہے۔ سابقہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے شروع میں کوئی نیا لفظ لگا کر ان کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے یا نیا لفظ بن جاتا ہے، اسے سابقہ کہتے ہیں۔ لفظ کے شروع میں نہ لگا کر نئے لفظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ لائک کے آگے نہ لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا نالائق۔ استانی نے نالائق بچوں پر خاص توجہ دی۔ امید سے آگے نہ لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا نا امید۔ نا امید ہونا گناہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اہل کے آگے نہ لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا نا اہل۔ احمد اس نوکری کے لیے نا اہل ہے۔ کافی کے آگے نہ لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا ناکافی۔ یہ کھانا 50 لوگوں کے لیے ناکافی ہے۔ مکمل کے آگے نہ لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا نامکمل۔ تمہارا کام نامکمل ہے۔ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے نمک کے آخر میں دان لگانے سے لفظ بن جاتا ہے نمک دان۔ سابقہ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ لفظ کے آگے ایک اور لفظ لگا کر نیا لفظ بنا دیا تھا۔ لاحقہ میں ہم کیا کریں گے؟ لفظ کے آخر میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر کے نیا لفظ بنائیں گے۔ لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ نمک کے آخر میں دان لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا نمک دان۔ نمک کو نمک دان میں ڈال دو۔ پان، پان کے آخر میں دان لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا پان دان۔ دادی اماں کا پان دان لے آؤ۔ روشن، روشن کے آخر میں دان لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا روشن دان۔ روشن دان کھول دو۔ سیاست، سیاست کے آخر میں دان لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا سیاست دان۔ شیخ رشید ایک مشہور سیاست دان ہے۔ گل کے آخر میں دان لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا گلدان۔ میرا گلدان ٹوٹ گیا۔ پڑھیں، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کریں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ پیراگراف کا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، ماحول سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے، ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ، یہ سب ہمارا ماحول ہیں۔ سوال نمبر 2، ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ جواب ہے، گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں جب ہوا میں شامل ہو جاتا ہے تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔
سوال نمبر 3، کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ جواب ہے، کارخانوں سے نکلنے والا گندا پانی جب پینے والے پانی میں شامل ہوتا ہے تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور کارخانوں اور فیکٹریوں کو شہر سے بہت دور لگانا چاہیے۔